क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि बोथ पेपकेस और रुबिस्को पाए जाते हैं इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ, तो C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट्स या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि ये C4 प्लांट्स में पाए जाते हैं और कैम प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही होगा, इसलिए डी पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है, यहाँ पे ओनली लिखा है, ऐसा नहीं है। और ये एक्सट्रीम में जब कभी स्टेटमेंट लिखा हो कि ओनली, तो वो ऑब्वियसली अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे 50-50 का चांस रहता है कि ये गलत हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि ये भी सही है और ये भी सही है। आपने कॉपी में नोट कर लेना कि बोथ पेपकेस एंड रुबिस्को फाउंड इन द C4 प्लांट्स एज वेल एज कैम प्लांट्स, तो इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रूट्स ऑफ कंपोजिटी आर, तो अकीन्स है, कैरियोप्सिस है, कैप्सूल है या फिर सिप्सिलम। तो सबसे पहले समझो कि कंपोजिटी ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टरेसी फैमिली, कभी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, एस्टरेसी फैमिली। ये प्रोड्यूस करता है टाइप ऑफ फ्रूट जिसको बोलते हैं सिप्सिलम, तो फैक्चुअल हो गया सिप्सिलम। और ये जो कैरियोप्सिस है इसका तो चलो ठीक है, ये होगा। जो कैरियोप्सिस है ये क्या है, ये है अ टाइप ऑफ सिंपल ड्राई फ्रूट जिसमें कि पेरिकार्प जो है वो फ्यूज़ हो जाता है सीड कोट के साथ में, और ये पाया जाता है पोएसी फैमिली में। लिख लेना कॉपी में, पोएसी फैमिली, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली। और इसकी बात करूँ अकीन, ये क्या है, सिंपल ड्राई फ्रूट है, एस्टरेसी फैमिली का एग्जाम्पल होगा कि सनफ्लावर वगैरह। और जो कैप्सूल है वो होगा ड्राई फ्रूट, जो कैप्सूल है यहाँ पे क्या है, ड्राई फ्रूट है, मेच्योर इनटू सीड, ये होगा मालवेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और पापावरेसी फैमिली। तो आप नोट कर लो, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बनाए गए हैं पहले। तो कैप्सूल में लिख लेना, ये पूछा गया है बहुत ज़्यादा कि ये देखा जाता है मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, वही जिसमें टोमेटो वगैरह रहता है, सोलेनेसी फैमिली, और पापावरेसी फैमिली, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर सको। ठीक, इन तीनों में कैप्सूल होता है और इसमें एस्टरेसी फैमिली सनफ्लावर का एग्जाम्पल है, और कैरियोप्सिस हमने भी देखा कि ये ग्रास फैमिली पोएसी का एग्जाम्पल है। तो फैमिली याद रखना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कंपोजिटी की बात हुई है, करेक्ट आंसर होगा सिप्सिला। कॉपी में नोट करें ना आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे ऑकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स, मीजोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स या फिर स्पंजी पैरेंकाइमा। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फाइनल स्टेज ऑफ CO2 फिक्सेशन, और जो स्पंजी पैरेंकाइमा है ये भी गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में काम आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मीजोफिल सेल्स, क्योंकि CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पूछा है, ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो है मीजोफिल सेल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द वाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफर, तो डिजीज़ का है, अगेन लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको वायरल, बैक्टीरियल, फंगल ये सब डिजीज़ मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चंस 2 से 3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सिस्टोपस कैंडिडस, लिख लेना आगे, सिस्टोपस कैंडिडस। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, तो पहला सही हो गया, पहला सही है, बचा क्या, ये क्या है, प्लाज्मोपेरा, ये है ग्रेप वाइन में देखने मिलता है, लिख लेना, फाउंड इन ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। और डाउनी माइल्ड्यू डिजीज़ कॉज करता है ये भी। नेक्स्ट है कि स्क्लेरोस्पोरा, ये मेज़ में ये
मक्के में, मेज़ में और मिलेट्स में डिजीज़ कॉज करता है। और जो लास्ट है पर्नोस्पोरा, इसमें क्या होता है, इसमें ये लेट्यूस और स्पाइनिक पालक इसमें देखने मिलता है। तो ये सब फैक्ट्स थे, याद रखना। हमारा जो आंसर था वो था सिस्टोपस कैंडिडस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मोस्ट एक्टिव होता है किस लाइट में। ये मोस्ट रिपीटेड PYQ है, PYQ, ठीक, सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है। तो रेड लाइट होता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ढूंढ लो, रेड फैक्ट था ये, इन सब से मतलब उतना नहीं है, रेड है, ठीक, रेड सही है। इनमें से कौन सा है जो एक्वाटिक फंगस है। अगेन ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल आए हैं, फैक्चुअल यानी आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ठीक। सैप्रोलिग्निया, राइजोपस, पेनिसिलियम या मॉर्केलम। तो सैप्रोलिग्निया एक एक्वाटिक फंगस है। जो राइजोपस है ये सैप्रोफाइटिक फंगस है, कॉपी में आप नोट कर सकते हो, सैप्रोफाइटिक। नेक्स्ट पेनिसिलियम, ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल। और ये तो पता होगा कि पेनिसिलियम रोटेटम में करके होता है, कई बार पूछा जाता है। ये मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में बचता है मॉर्केला, ये एडिबल मशरूम है, टेरेस्ट्रियल फंगी है, ये एडिबल मतलब खाया जाता है, एडिबल मशरूम। पूछा भी गया था एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल मशरूम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही कि इंडिविजुअल क्वेश्चन ये है, ठीक। करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे कि पहले हमने सॉल्व किया था, सैप्रोलिग्निया एक एक्वाटिक मतलब पानी वाला फंगस है। नेक्स्ट फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स कहाँ देखने मिलता है। तो जो मालवेसी फैमिली है वहाँ पे फ्री मालवेसी फैमिली, लिख लेना कॉपी में, मालवेसी फैमिली में फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स देखने मिलते हैं। और जो ग्लोरियोसा है यहाँ पे ये पाया जाता है, लिख लेना, कॉल्चिकेसी फैमिली, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर पाओ, इस फैमिली में ग्लोरियोसा देखने मिलता है। और यक्का एस्परजेसी फैमिली में पाया जाता है। हिबिस्कस तो सबको पता होगा कि मालवेसी का है, हिबिस्कस ये मालवेसी फैमिली का है। और जो यक्का है वो क्या है, ये है एस्परजेसी, एस्परजेसी फैमिली। करेक्ट आंसर क्या होगा, एक ही एग्जाम्पल है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, एलिमिनेट करके भी हम सॉल्व कर सकते थे, मालवेसी फैमिली, हिबिस्कस। नेक्स्ट एरिसिफ कॉज द डिजीज़, तो पाउडरी माइल्डिव कॉज करता है, पहला सही है, फैक्चुअल है, और इन सबको हमने पहले अभी देखा हुआ है, ठीक, ऊपर। नेक्स्ट टीक वुड किससे ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम टेक्टोन, कहीं कहीं टेक्टोना लिखा होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा गया था, कॉपी में नोट कर लेना, किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे फैमिली पूछ लिया है, विच बिलोंग्स टू द फैमिली, तो फैमिली है लैमेसी फैमिली, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो वो ब्रिंजल वाली फैमिली है, ये भी नहीं है, तो ये बचा लैमेसी फैमिली, कॉपी में आप नोट कर लेना। ये भी एक क्वेश्चन है, ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये दो क्वेश्चंस थे, लैमेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मटर्नल एंड फीटल टिश्यूज डेवलप्स इन, कहाँ गया, ये है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है यूपी टीजीटी में, और आई गेस पीजीटी में भी पूछा था। तो भले ये पेपर जीआईसी का है, लेकिन 2015, 2018, 2021 इन तीनों पेपर को सॉल्व करते वक्त मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि 20% से ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी टीजीटी और पीजीटी के रिपीट किए गए थे। ये क्वेश्चन जो है ये एज इट इज़ पूछा गया था, ये पूरा
बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 20% मतलब वेटेज बहुत ज़्यादा है कि 20% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जो प्लेलिस्ट है टीजीटी का, चाहे आप भले जीआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जाके आप देख लेना, प्लस नोट्स बना लेना। सेम चीज़ है कि भले आप जीआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन यूपी पीजीटी का अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अभी एक ही पेपर मिला था, उसको आप देख लेना। सॉल्व किया है, डिटेल में काफ़ी सॉल्व किया है, तो उसके आप नोट्स बना लेते हो, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर 20% क्वेश्चन रिपीट होता है दोबारा, तो कम से कम आपके 100 में से 20 क्वेश्चन कम से कम वो पक्का सही हो जाएंगे, ठीक, जो रिपीट किए जाते हैं। और टॉपिक्स तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं, टॉपिक्स 35% टॉपिक्स ही रिपीट होते हैं, 35। तो इसे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे कितना फोकस करना है। मोस्ट इंटीमेट, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। एक प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सबको पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी नहीं होगा, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें सब चीज़ की कमी होती है, इसलिए डी, लैक पूछा है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करते हैं, लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगा कि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगा, या फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगा, या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा कि ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ऑपरेट करते हैं। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन था। क्रिप्टोजोइड्स एक स्टेज है किसमें, प्लाज्मोडियम विवैक्स में देखने मिलता है, उनके लाइफ साइकिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो बोला है कि ह्यूमन के लिवर में, ह्यूमन के ब्लड में, या मस्कीटो के सलिवरी ग्लैंड में, या फिर मस्कीटो के इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सलिवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो, ठीक। जो क्रिप्टोजोइड्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सलिवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो में। स्पोरोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है और मल्टीप्लाई करते हैं मस्कीटोज, और वहीं पे इनको बोला जाता है कि ये क्रिप्टोजोइड्स हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिनका इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इज़ एम्प्लॉयड फॉर, तो क्वाइलिंग के लिए डीएनए स्ट्रैंड के, या कटिंग के लिए, या कॉपी करने के लिए, या फिर ज्वाइनिंग स्ट्रैंड के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी हो तो यहाँ पे कटिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए, इसलिए बी सही है। सभी एनिमल्स जो फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं जनरली मरीन हैबिटेट में रहते हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म, तो ग्लास रोप स्पंज, स्पंजिया ऑफिसिनालिस, या फिर बाथ स्पंज इसको बोलते हैं, स्पंजिला, या फिर कैल्सी स्पंजिया, इनमें से क्या सही होगा। तो पूछा है कि जहाँ कहीं एक्सेप्शन मिले आपको, एक्सेप्शन जैसे बोला है कि सब के सब मरीन होते हैं लेकिन एक होता है जो फ्रेश वाटर है, तो ऐसे कहीं भी एक्सेप्शन आपको मिलता है तो वहाँ अलग से आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, फ्रेश वाटर जो स्पंज है वो होता है स्पंजिला, और जो ये है ग्लास रोप स्पंज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइलोनेमा, लिख लेना। वेट, हाइलोनेमा, हाइलोनेमा। और नेक्स्ट है कि ये कैल्सी स्पंजिया, इसमें क्या होगा, ल्यूकोसोलेनिया और ये ल्यूकोसोलेनिया, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है वो है स्काइफा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा स्पंजिला, फ्रेश वाटर स्पंजिला। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्पंजेस इज सिमिलर टू दैट ऑफ इन अमीबा। तो क्योंकि दोनों केसेस में क्या होता है, तो दोनों केसेस में एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रा सेलुलर है विद इन फूड वैक्यूल, या फिर इंट्रा सेलुलर है विद इन वाटर वैक्यूल, या फिर फूड कैप्चर्ड होता है बाय स्यूडोपोडियल एक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ये इंट्रा सेलुलर है और विद इन द फूड वैक्यूल।
इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग कैसा है? यूरिकोटेलिक है, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, या दोनों है, अमोनो और यूरियो? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कि फ्रॉग यूरियोटेलिक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ जो भी बोल सकते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा कि जो एरिथ्रोपोइटिन है, कई बार यहाँ पर आपको अगर लिखा मिले ईपीओ तो कंफ्यूज मत होना, इसी को लिखा गया है, इसी को ईपीओ करके अगर कभी लिखा है तो ये अ काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होता है सीक्रेटेड बाय किडनी। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर ठीक से एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक डिजीज़ को सप्रेस किया जाता है, यानी कि दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। पता होगा ना, आपने सुना होगा वर्ड कि सप्रेस्ड इमोशंस, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। ढूंढो, एड्रेनलिन किसी एंगल से नहीं होगा। अगर कभी लिखा है कि एक बार एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कुत्ता है और एक इंसान को दौड़ा लिया उसने, तो कौन सा हार्मोन है जो उसका बहुत ज़्यादा मतलब देखने मिलेगा, तेज़ होगा, मतलब सिक्रेशन बहुत हाई होगा? एड्रेनलिन। इसको ये भी बोलते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। नाम आपने सुना होगा एड्रेनलिन रश। तो कई बार ये क्रश को देखने के बाद भी हो जाता है, ऐसा साइंस का कहना है। तो क्या सही होगा? डी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो ये है कि जब एक सिंगल जीन इन्फ्लुएंस करता है मोर देन वन ट्रेट, उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, रिपीटेड है। तो यही एक एडवांटेज मिलता है उनको जो इनके पेपर भी सॉल्व किए होते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लियोट्रॉपी। जो एपिस्टैसिस है ये क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन मास्क्ड बाय अनदर जीन। मास्क का मतलब आपको पता होगा कि उसको कवर कर दिया जाता है। तो लिख लेना कॉपी में कि एपिस्टैसिस का मतलब होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन मास्क्ड बाय अनदर जीन, या अनदर जीन में एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं जीन में। सूडो डोमिनेंस, तो डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, सूडो मतलब झूठा। तो एज सच इसका तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स में ये पढ़ने को नहीं मिला है। नाना देव होगा नहीं, क्योंकि प्लियोट्रॉपी है। तो इसको हमने अभी देख लिया और ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका, तो 97 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिजीज़ है मैन के अंदर बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एज द कलर ब्लाइंडनेस? तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है और हीमोफीलिया दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होते हैं, ये आपको पता होगा, लिख लेना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर 8 जिसको बोलेंगे हीमोफीलिया ए, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर 9 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज़, क्योंकि साइंटिस्ट का जो नाम था वो यही था, 1952 में देखने मिला था। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप नोट करके लिख लेना कि जो हीमोफीलिया ए होता है, ए, ये फैक्टर 8 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, फैक्टर 8 कमी डिफिशिएंसी, ये हुआ। और जो हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया बी, ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज़। तो नेक्स्ट टाइम मान लो आपसे लिखा मिले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज़, तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हीमोफीलिया ए दिया हो या बी दिया हो या कुछ और दिया हो या सिर्फ हीमोफीलिया लिखा हो, तो आप टिक करोगे हीमोफीलिया बी को। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा?
हीमोफीलिया। डॉर्फिज्म आपको पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। और हाँ, ये याद रहे, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डायबिटीज़ तो अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है। इसमें अगर बात करूँ तो पूछा है कि सिकल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन होता है लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ किसका। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है ना। जैसे जब सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन उसमें होता है तो सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड होता है, तो एसिडिक अमीनो एसिड हुआ विद वैलीन। तो वैलीन क्या है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर देखते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड एलिमिनेट कर दो, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड विथ हाइड्रोफोबिक एलिमिनेट कर दो, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विद एसेंशियल, बेसिक अमीनो एसिड विद एसिडिक, इसलिए डी सही होगा। तो जो मैंने अभी बोला मैं फिर से बोल रही हूँ, आप नोट कर लो कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें म्यूटेशन देखने मिलता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड ब्रैकेट में लिख लेना एसिडिक अमीनो एसिड विथ वैलीन ब्रैकेट में, यहाँ पे वैलीन की ब्रैकेट में लिखना कि नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एट 6th पोजिशन। ये भी पूछा गया था एक बार, 6th पोजिशन पे, 6th पोजिशन पे बीटा ग्लोबिन चेन के, हीमोग्लोबिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 क्लिडोइक एग्स आर एन अडाप्टेशन फॉर एक्वाटिक लाइफ, मरीन लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ या एरियल लाइफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लिडोइक एग्स टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एग लेइंग मैमल्स में देखने मिलते हैं, लिख लेना। एग्जाम्पल कई बार पूछता है, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड एग लेइंग मैमल्स, ये सब क्लिडोइक एग्स के एग्जाम्पल्स थे। एग लेइंग मैमल्स। तो इसका तो आंसर मिल गया कि टेरेस्ट्रियल है, लेकिन एक होता है नॉन क्लिडोइक एग्स, वहाँ पे क्या होगा? विच हैव सॉफ्ट होता है इनका एग, वो तो सबको पता है। ले एग्स इन वाटर मेम्ब्रेन या फिर आउटर कवरिंग में, जैसे कि एग्जांपल होगा फिश या फिर सभी ओवीपेरस एनिमल्स। तो कभी लिखा है कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द नॉन क्लिडोइक एग्स, तो एग्जांपल होगा फिश और ओवीपेरस एनिमल्स, ओवीपेरस, ठीक। और वो एक्वाटिक, अगर यहाँ नॉन लिखा होता, नॉन क्लिडोइक एग्स, तो यहाँ पे हम एक्वाटिक टिक करते हैं, क्लिडोइक है इसलिए हम टेरेस्ट्रियल पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 101, ये 101 है। Myelinated axon of frog having diameter 3.5 mm conduct impulses at 30 ms/-1, whereas axon of the same diameter in cat conducts impulses at 90 ms/-1। क्योंकि फ्रॉग्स के एक्सॉन्स के पास लेस वन सेल्स होते हैं, फ्रॉग कोल्ड ब्लड एनिमल्स होते हैं, फ्रॉग के जो माइलिन शीथ है उनके पास हाई रेजिस्टेंस है, फ्रॉग के जो एक्सॉन है उनके पास लो कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिल कॉलिन का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, फ्रॉग्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड हैं, वो एक्टोथर्मिक होते हैं, लिख लेना कॉपी में। मान लो ये ना लिखा होता कोल्ड ब्लडेड और लिखा होता कि एक्टोथर्मिक है या एंडो, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लिख लो एक्टोथर्मिक है। मीनिंग लोअर टेम्परेचर कैन स्लो डाउन द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। कैट्स में क्या है, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, लीड टू फास्टर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ये उनका कॉन्सेप्ट था। सिफेलोकॉर्डेटा, इसको आई गेस मैंने बताया है अलग से। सिफेलोकॉर्डेटा पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रेजेंटेड बाय, तो बैलेनोग्लॉसस, सियोना, ब्रैंकियोस्ट्रोमा, हार्डमानिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिफेलोकॉर्डेटा रिप्रेजेंटेड बाय लैंसलीट्स, ब्रैंकियोस्ट्रोमा ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फियोक्सस। और रही बात इसकी बैलेनोग्लॉसस, ये अ काइंड ऑफ हेमिकॉर्डेट, कभी लिखा है कि इनमें से कौन सा हेमिकॉर्डेट है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा और वही सही होगा, बैलेनोग्लॉसस।
सियोना कॉमन नेम इसका होता है वेस ट्यूनिकेट, लिख लेना, वेस ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स। नेक्स्ट है एसिडियन, तो सी स्क्वर्ट, यहाँ पे सही क्या होगा, ब्रैंकियोस्टोमा सही है। हर्डमानिया, ये पूरा का पूरा इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, बीएससी में आपने पढ़ाई करी होगी, और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन अगर पूरा वो आप देख लेते हो एक बार तो कॉन्सेप्ट क्लियर, वो पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी के लिए वहाँ से एमसीक्यू अलग से ही बनाना होता है। लेकिन अगर आप देखते हो, अगर आप पहले से ही पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना समझ लेना कि हर्डमानिया अगर ऑप्शंस में लिखा है इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम एक दो क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि सिफेलोकॉर्डेटा इंपॉर्टेंट है, हेमिकॉर्डेटा इंपॉर्टेंट है, और हर्डमानिया, ये 3 टॉपिक हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप करते जा रहे हो, एक चीज़ माइंड में रखना, वो ये कि नेक्स्ट टाइम ये सारे टॉपिक्स को अलग से आपको अलग करना होगा, और फिर वहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जगह लिखना होगा A4 शीट पे, फिर उनको इन डेप्थ पढ़ाई करनी होगी। ये भी एक तरीका होता है सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने का। तो सी सही है। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपीमॉर्फिक रीजनरेशन, तो रीमॉडलिंग होता है अवेलेबल टिश्यूज़ का ताकि पूरी की पूरी नई बॉडी बनाई जा सके। डिफ्रेंसिएशन होता है नए टिश्यूज़ का टू रीस्टोर जो पुराना खोया हुआ पार्ट है। ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होता है नए टिश्यूज़ का ताकि वो खोए हुए पार्ट्स को रिकवर कर सके, रीस्टोर कर सके। ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स का of the helminthic parasite remains almost same as that of the host, lower than that of the host, higher than the host, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बॉडी फ्लूइड का हेलमिंथिक पैरासाइट का, वो कम रहता है, नीड टू रेगुलेट द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस टू दैट ऑफ द होस्ट। इनमें से इम्यूनोग्लोबुलिन की बात हो रही है, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो मोस्ट अबंडेंट है IgG, ये लगभग 75% के आसपास है। और ओनली इट कैन ओनली क्रॉस द प्लेसेंटा, कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली क्रॉस द प्लेसेंटा, तो ये करेक्ट आंसर होगा जी। और जो IgD है इसके बारे में बोलूँ तो ऑन द सरफेस ऑफ इमेच्योर बी लिम्फोसाइट्स में देखने मिलता है। और IgE की बात करूँ तो ये एलर्जी रिएक्शंस में और डिफेंस वगैरह के मतलब अगेंस्ट पैरासिटिक में देखने मिलता है। तो ये है। और इस क्वेश्चन को यूपी पीजीटी वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर पेंटामर कौन सा है, कौन सा क्या है, ट्राइमर डाइमर, वो सारी चीज़ें, और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं, इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डेप्थ में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। ठीक। और एक क्वेश्चन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग मैंने ऐसे बताया है कि एक क्वेश्चन इक्वल्स 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरीके से है। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इम्यूनोग्लोबुलिन का जो सीरम है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बना जाते हैं, 2 क्वेश्चन आप पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी बायोलॉजी वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बताया आपको कि मोस्ट अबंडेंट, सो ऑब्वियसली जी होगा। एक प्रोटीन है और कंटेन करता है 500 अमीनो एसिड्स, ठीक है। विल रिक्वायर अ जीन ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, तो इसका जो न्यूमेरिकल यहाँ पे आया है इसका मतलब है, इसका भी आप देखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, वहाँ पे एक अलग अलग क्वेश्चंस मैंने लिए थे, अलग अलग वैरायटी के, 4-5 वैरायटी के लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको 10-20 क्वेश्चन अलग से बना के सॉल्व करके तब जाना पड़ेगा एग्जाम में। तो कितने बनेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, कोड करते हैं ईच अमीनो एसिड के लिए, हम सब जानते हैं। तो ईच अमीनो एसिड के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, करेक्ट आंसर क्या आएगा 1500 बेस पेयर्स। तो ये रहा हमारा आंसर 1500। इनमें से हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड एज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ जीनोटाइप कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल T प्रोड्यूस। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कितने गैमेट्स बनेंगे, कितने डिफरेंट काइंड्स के। न्यूमेरिकल है, देखो जब भी कभी ये
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बिलोंग करता है। तो पहले यही अच्छे से एक जगह लिख लेना अलग से कि बिलोंग्स टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक। दूसरी चीज़ ये कि दोनों अगर डिफरेंट हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, लेकिन जैसे ही ये हेट्रो है, लेकिन जैसे होमो आएंगे, कैपिटल टी होमो हो गए, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हम इसको 1 सिंगल काउंट करेंगे। तो क्या होगा टोटल, 2 × 2 × 1 4 आएगा। 4 कितना हुआ, 4 गैमेट्स बनेंगे 4 काइंड्स के। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा होता कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब क्या होता, ये क्या है, होमो है, 1 होगा, ये क्या है, हेट्रो, दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए 2 होगा, ये हेट्रो है इसलिए 2 होगा। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 × 2 = 4। तो लिखते हैं हम 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक दूसरे तरीके का देखते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब क्या होगा, तीनों हेट्रो हैं तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आएगा। ठीक। अगर मान लो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब अगर पूछे कि कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स देखने मिलेंगे तो क्या आंसर आएगा, ग्रुपिंग बना दो। थोड़ा बहुत अगर आपको रीजनिंग आती होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। होमो है, क्या आएगा, 1, होमो है 1, हेट्रो है 2, मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 × 1, तो obvious सी बात है 2 आएगा। तो ऐसे ही आप गूगल पे आपको मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन देख लेना PYQ कहीं के भी, और सॉल्व करने के लिए ट्राई करना, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या सही होगा, 2, 2 और 1, 4। तो नेक्स्ट टाइम आए तो आप गलत मत करना। ऑक्सीजन डिसोसिएट्स फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन व्हेन PO2 इज़ लो। और ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पर टैबलेट से टाइप किया है तो PO2 ऐसे लिखते हैं, इतना तो आपको पता होगा, PCO2 ऐसे लिखते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आप थोड़ा सा समझ लेना। क्या सही होगा, PO2 लो होता है, PCO2 हाई होता है, हाई H+ आयन होता है कॉन्सेंट्रेशन का ब्लड के अंदर। तो इतना आप नोट करें ना। यहाँ पे लिखा है लो ब्लड, वेट, ये H+ कॉन्सेंट्रेशन ये सही नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बोला है कि PO2 और PCO2 इक्वल है, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। PO2 हाई है, जी नहीं, PO2 लो है। तो बचा क्या, पहला, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते थे। 108A लिख लेना। टिप ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, तो क्रोमोमियर्स बोलेंगे, सेंट्रोमियर्स, टीलोमियर्स, या इनमें से कोई नहीं। टिप ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलेंगे टीलोमियर्स। और जो क्रोमोमियर्स होता है ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो लिख लेना आप कि इट कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन। सेंट्रोमियर की बात करूँ तो ये अ पार्ट ऑफ इलोंगेटेड क्रोमोसोम है। तो हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, टीलोमियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। रेनिन, कोगुलेटेड मिल्क, एंटेरोपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज स्टार्च, लिंगुअल लाइपेज, डाइजेशन इन स्टमक। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रेनिन और रेनिन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो रेनिन लिखा हुआ है ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन इन्वॉल्व इन रास सिस्टम, और रेगुलेट करता है बॉडी के वाटर बैलेंस को, और किडनी से रिलेटेड है ये रेनिन। जो एक्चुअल में रेनिन की बात यहाँ पे हो रही है कोगुलेटेड मिल्क से रिलेटेड, वो होता है डबल एन, ये एन नहीं, इसलिए यही सही नहीं है। तो पहला ही है, एंटेरोपेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड ठीक है, पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज स्टार्च ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ, कॉपी में नोट कर सकते हो कि रेनिन और रेनिन के बीच में डिफरेंस, NIN। और ट्रिक जो आप बना के याद कर सकते हो वो ये कि यहाँ पे
यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो ये होगा किडनी, किडनी के अंदर एन रहता है। और ये नैनी आपको पता होगा जो छोटे बेबीज़ का केयर करती हैं, तो ये मिल्क से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो कि जो रेनिन है ये वाला, ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंजियोटेंसिनोजन इन्वॉल्व इन RAS सिस्टम, RAAS, रेगुलेट द बॉडीज वाटर बैलेंस, और ये किडनी से रिलेटेड है। जो ये वाला है डबल एन, यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काइमोसिन। जो डबल एन है, RENNIN, ऑल्सो नोन एज काइमोसिन, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, काइमोसिन। और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और pH 3.4 होता है, फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, जो छोटे बेबीज रहते हैं। एक्ट्स अपॉन द मिल्क प्रोटीन कैसीन, CASEIN, कैसीन पे काम करता है। लिख लेना ये सब पॉइंट्स, ऐसे पॉइंटर बनाओ और लिखते जाओ कि एक्ट्स अपॉन द मिल्क प्रोटीन कैसीन, CASEIN, कैसीन, सीक्रेटेड बाय जाइमोजन, जाइमोजन ये भी एक बार पूछा गया था, जाइमोजन। पेप्टिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इनटू द स्टमक, ट्रांसफॉर्म करता है कैसिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल कैसीन। नोट कर लेना कि जो कमर्शियल फॉर्म होता है रेनिन का, वो रेनेट है, चीज़ मेकिंग में काम आता है। यहाँ पे हमारा जो सही होगा वो होगा ये, क्योंकि नॉट पूछा था। इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। रिकॉम्बिनेंट इकोलाई ह्यूमिलिन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR का फुल फॉर्म बताओ। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसी का फुल फॉर्म है, पूछा गया था। प्लियोट्रॉपी अभी पूछा गया था, पीछे आपने देखा, 1 जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी एक बार भी पूछा गया था पीछे। ठीक, और जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इसमें रिलेटेड है। तो अगर ठीक से आपको याद होगा तो प्लियोट्रॉपी में क्या था, 1 जीन कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, यहाँ पे लिखा है 1 जीन कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर, इसलिए नॉट पूछा है, सी के साथ जाएंगे। तो प्लियोट्रॉपी को एक ही एग्जाम में 2 बार पूछ लिया है, और इसके पहले PGT और TGT में तो पूछा ही गया था। ठीक, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इन नेफ्रॉन ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ग्लोमेरुलस में, प्रॉक्सिमल टिब्यूल में, डिस्टल टिब्यूल में, कलेक्टिंग टिब्यूल में, किस में होगा, तो करेक्ट आंसर होगा प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। अगर लिखा आता कि PCT तो इसको ही टिक कर देते, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। Enzyme catalyzes biochemical reaction by raising the temperature at reaction site, lowering the substrate pH, reducing the activation energy of reactants, increasing the activation energy। तो ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो जाता है, अगर ठीक से आपको आता होगा तो। एंजाइम कैटालिसिस की जब भी बात हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, रिड्यूसिंग, लोअरिंग होता तो ज़्यादा बेटर होता है, पर रिड्यूसिंग ठीक है, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो सी सही है। ठीक, सी। नेक्स्ट, इनमें से किसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो घड़ियाली आंसू इंसान के होते हैं, और किसके होंगे, इसलिए ये मतलब क्या कर सकते हैं, स्नेक्स जो होते हैं, पाइथन की बात हो रही है, इनके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 3। और जो क्रोकोडाइल है यहाँ पे 4, ह्यूमन के भी 4, और ये जो रंग बदलते हैं इनके 3, 2 एट्रियल 1 वेंट्रिकल, और जो मैराइन टर्टल्स हैं इनके भी 3। ठीक, तो करेक्ट आंसर पूछा है 4 चैम्बर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आपने नीट टेलीग्राम पे मैंने सेंड किया था PDF, देखा होगा आपने, नीट का जो PYQ है अभी तक, उसको ही अगर आपने ठीक से सॉल्व किया है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे लग जाते हैं, जो BSc लेवल के उनको छोड़ के बाकी क्वेश्चन लग जाते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज़ नोन एज हीमोसील, सीलम, सूडोसील या फिर एम्फीसील, क्या सही होगा। बॉडी कैविटी जो एस्कैरिस का है वो सूडोसीलम, और जो इंसेक्ट वगैरह में देखने मिलता है वो हीमोसील, लिख लेना, इंसेक्ट में हीमोसील। ठीक,